नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा सके। और हमारी आवाज़ आपकी आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है, और इसको सब तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। आज हमारे साथ बलराज सिंह मलिक जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है बलराज सिंह मलिक जी आपका। जी जी, नमस्कार। और हमारी 3-4 दिन से आपसे बात चल रही थी, पंजाब में फ्लड्स, हिमाचल में फ्लड्स और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, जिसमें कई पार्टियों ने आज वोट नहीं डाला। बीआरएस उसमें से एक है, बीजू जनता दल, अकाली दल, उन्होंने एब्सटेन किया, ठीक वैसे ही जैसे एक समुदाय के लोगों को वोट डालने की मनाही होती है। अब ये क्या ईडी सीबीआई का डर है या इनकम टैक्स का डर है? रीजनल पार्टीज को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से बाहर कर दिया। क्या कहना है बलराज सिंह जी आपका इस चुनाव में जो अभी उपराष्ट्रपति का हो रहा है? देखिए, जिन लोगों ने एब्सटेन होने की, एब्सेंट रहने की जो बात करी है जिन पार्टियों ने, वो देश के साथ गद्दारी कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है और जनप्रतिनिधि होने के नाते वो जनता का अपमान कर रही है। कंटेम्प्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, पीपल ऑफ दिस कंट्री। इन पार्टियों को किसी ने अधिकार नहीं दिया कि ये मतदान से बाहर रहें। ये जनता के प्रतिनिधि हैं और इनको मतदान का उपयोग करना ही करना चाहिए था। एक तरह से ये डर के मारे और उधर से देश की जनता को, अपने वोटर को धोखा देने के लिए कि देखिए हमने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं किया है, बीजेपी आरएसएस के समर्थित उम्मीदवार को हमने वोट नहीं किया है, उनके चेले चांटे को हमने नहीं बनने दिया है, हम बाहर रहे। ये दो मुंही बात है। तो दबाव की वजह से ये हुआ है और इन्होंने रिक्वेस्ट की होगी हाथ जोड़ के कि भाई हम मतदान नहीं करेंगे। और बीजेपी इसीलिए खुश हो गया, आरएसएस, कि भाई ये लोग हमारे पक्ष में मतदान कर ही नहीं सकते, आएंगे तो हमारे खिलाफ जाएंगे, इसलिए इनका एब्सटेन रहना, अब्सेंट रहना ही ज्यादा ठीक है। और वो बात उनको जबरदस्ती करवाया गया है, उनसे मर्जी से नहीं किया इन लोगों ने, ये जबरदस्ती दबाव में ये काम किया है। और इन्होंने उस जनता का मजाक उड़ाया है, उनका अपमान किया है और संविधान का भी उल्लंघना की है। लोगों के जो राइट टू एक्सप्रेशन है, जो जनता जिन्होंने इनको चुन के भेजा है, ये उन लोगों का अपमान है। उस जनता को इनको दोबारा कभी भी पार्लियामेंट में पहुंचने नहीं देना चाहिए। ऐसे निकम्मे लोगों को, इस तरह के धोखेबाज लोगों को जो एब्सेंट रहते हैं। और देश में कानून बनाना पड़ेगा कि जो आदमी इस तरह से एब्सेंट रहेगा, उसकी पार्टी का एफिलिएशन, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होना चाहिए। ये लोग देश के साथ धोखा कर रहे हैं, ये अपनी दुकानदारियां चला रहे हैं, ये देश के साथ नहीं है। ऐसे लोगों को, देश की जनता को समझना चाहिए, इनको फ्यूचर में पार्लियामेंट में पहुंचने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। ये गद्दारी कर रहे हैं अपनी जनता के। जी, एक विषय आता है कि आम आदमी तो ईवीएम के द्वारा वोट करता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो हो रहा है वो बैलेट से हो रहा है। कहा जा रहा है उसमें प्रेफरेंसेस क्योंकि 1-2 मार्क करनी होती हैं, इसलिए जो प्रेफरेंस वोटिंग है वो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में, ईवीएम में उसका प्रावधान नहीं है। तो पास द पोस्ट का इलेक्शन जो है वो बैलेट से कराया जा रहा है और हमारा जो वोट है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। एसआईआर के जरिए आपने बिहार में देखा क्या एक्सरसाइज हुई। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अब जुडिशरी के ऊपर हो गया, एग्जीक्यूटिव बन गया, क्योंकि अब ना उनको आप जेल भेज सकते हैं, ना उनसे कुछ कारण पूछ सकते हैं, मतलब कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर लॉ से भी ऊपर हो गए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इतनी इम्यूनिटी देनी, मतलब देश का प्रधानमंत्री तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जेल जा सकता है, पर देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं जा सकता। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कानून बना के तो उनका डर निकाला है कि तुम हमारे लिए चोरी करो। और चोर चकारी से बने हुए लोगों को वहां बिठाया है, जिसमें एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का समर्थन रहा है। सुप्रीम कोर्ट का समर्थन नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती, सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन पेंडिंग है। इस तरह से ये जो चीजें चल रही हैं, देश के हित में नहीं है, संविधान के हित में नहीं है। इसलिए जिस देश में भी इस तरह का निरंकुशता, इस तरह की गुंडागर्दी चलती है, उसके लिए सीधे सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, संवैधानिक कोर्ट जिम्मेदार हैं। क्योंकि पड़ोसी देश में आप देख ही रहे हैं, कई देशों में इस तरह हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये सारी की सारी बदमाशियां वहां की कोर्टों की है, नेपाल की कोर्टों की भी, कि वक्त पे लोगों के अधिकारों के लिए वो काम नहीं कर पाते और सरकारों के पक्ष में चले जाते हैं, सरकारों के लिए काम करते हैं। ऐसी जिम्मेदारी की जगह बैठ के भी अगर वो समय पे
एक्शन लेते या सो मोटो एक्शन लेते ऐसे उस पे, तो जो आज पार्लियामेंट में आग लगी हुई दिखाई दे रही थी वीडियो में, वो सच्ची है कि झूठी है पता नहीं, मगर इस तरह के हालात क्यों हो रहे हैं? ये इसी वजह से होते हैं। क्या कोई देश के लोग अपनी पार्लियामेंट को फूकना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं? नहीं जलाना चाहते। वो जब इस तरह के काम पे उतारू होते हैं, जब उनको कंपेल किया जाता है, कंपेल किया जाता है आत्म सुरक्षा में या डर के मारे। इवन जैसे कोबरा भी लोगों को डंक नहीं मारता जब तक उसको आत्म रक्षा या उसको डर ना हो कि तेरे को मारेंगे। तो जनता तो सुप्रीम पार्लियामेंट है। अगर जनता की बात पार्लियामेंट के लोग नहीं उठाएंगे, पार्लियामेंट उनको नहीं मानेगी, जनता सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट है, अगर ये जज ये कोर्टें काम नहीं करेंगी तो जनता तो अपना काम करेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। जनता सर्वोपरि है, देश के लोग सर्वोपरि हैं। इसलिए जो मतदान है बैलेट पेपर से, ये जो बात है इन जजों को भी समझ में आ जानी चाहिए कि देश की मंशा क्या है, देश चाहता क्या है। तो इनको खुद ही इसमें एक्शन लेना चाहिए था। इसमें ढिलाई पॉलिटिकल पार्टीज की भी रही कि पॉलिटिकल पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में आके पार्टियां नहीं बनी, लोग इंडिविजुअल लोग एनजीओ के लोग लड़ाई लड़ते रहे, देश के लोग, मगर पॉलिटिकल पार्टी तमाशा देखती रही। उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी, वो भी शामिल रही। उन्होंने भी आके कभी इस बात पे समर्थन नहीं किया, यस जब देश के लोग नहीं चाहते तो हम देश के लोगों के साथ हैं और इलेक्शन को उससे कराइए बैलेट पेपर से। तो सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी हिम्मत आती। और जब पॉलिटिकल पार्टियां नहीं आई तो सुप्रीम कोर्ट तो हिम्मत करने की जरूरत ही नहीं समझी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ड्यूटी ही नहीं समझी और चुपचाप अपना उनकी बात सुन के इलेक्शन कमीशन की उसी की बातें सुनकर, उन्हीं की बातें, उन्हीं की लॉजिक, उन्हीं की रीजनिंग ज्यादा सही लगी सुप्रीम कोर्ट को। तो ये दुर्भाग्य है देश का। तो इलेक्शन तो बैलेट पेपर से ही होने चाहिए। ये बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं कराएंगे तो ये देश आदेश देगा, देश की जनता अपना फैसला सुनाएगी। वो अगर कोर्टें संज्ञान नहीं लेंगी, सरकारें संज्ञान नहीं लेंगी, तो देश की अदालत देश के सड़कों पे लगेगी। ऐसी संभावनाएं हैं। पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि देश और दुनिया के लोग साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से एक हो गए हैं। इंफॉर्मेशन सबके पास है, अक्रॉस दी बॉर्डर लोग बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, नॉलेज गेन करता अनपढ़ आदमी भी। अनपढ़ आदमी के पास भी काफी समझने की चीजें आ गई हैं, जो इन्होंने स्कूल और कॉलेज में नहीं गई, बल्कि डिग्रीधारी तो अपने पदों के चक्कर में झुके हुए हैं। ये देश के आम जनसाधारण जो है दुनिया का, वो जागरूक हुआ है। इसलिए सरकारें अगर देश के दो देशों के बीच में भी आपस में लोगों को नहीं मिलने देंगी, वो वक्त दूर नहीं है जब देशों के लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे, दोनों देशों के, पड़ोसियों के देशों के, दुनिया के देशों के। तो ये क्या हो रहा है नेपाल में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हुआ था, श्रीलंका में जो हुआ था, ये सारे के सारे क्यों हिम्मत इनके अंदर आई है? मोबाइल से, टेक्नोलॉजी से, इंफॉर्मेशन से, और इंडिया के लोगों की बातें बहुत सारी सुनते हैं, वो लोगों के उनमें भी नॉलेज आती है। अब इंडिया एक बड़ा देश है, यहाँ लोग सोचते थे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी, कंट्रोल करेगी, मगर जिस हिसाब से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रवैया है, वो लगता नहीं कि देश के लोगों के वो संविधान को या संवैधानिक अधिकारों के लिए एक प्रहरी हिमालय पर्वत के चट्टानों की तरह खड़े हैं, ऐसा नहीं लग रहा। इसलिए ये पॉसिबिलिटी इंडिया के अंदर भी है, बिल्कुल अंदर सभी पॉलिटिशियन को, सभी पॉलिटिकल पार्टी को, सभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और उनमें काम करने वाले जजों को ये इस बात को समझना चाहिए और अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ताकि देश के अंदर ऐसे हालात पैदा ना हो। जी। ये भी मान लेना जरूर है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि जगदीप धनखड़ साहब को जुलाई में मॉनसून सेशन के 11 जुलाई शायद उनको रिजाइन करना पड़ा था। और रिजाइन किस लिए करना पड़ा था इसका ना कोई कारण ये बताया गया कि हेल्थ रीजंस की वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा। हालांकि वो रिजिग्नेशन किसको गया, लिखित में था या ईमेल पे था या एसएमएस पे था या व्हाट्सएप पे था, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम देश के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। हरियाणा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हड जो फ्लड्स हैं वो हिमाचल और पंजाब में आए। पंजाब में किसकी सरकार है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 6 महीने के भीतर प्रधानमंत्री मोदी को कुर्सी से हटाने का काम सीआईए ने 6 स्टेटों में शुरू किया है। अब इनके मीडिया चैनल वेस्ट बंगाल बताते हैं एंटी मोदी कैंपेन, पंजाब एंटी मोदी कैंपेन, फ्लड्स को एंटी मोदी कैंपेन बताते हैं, हिमाचल को एंटी मोदी कैंपेन बनाते हैं, केरल, तमिलनाडु को। अब जो राधा कृष्णा साहब हैं वो भी साउथ से हैं, तो क्या ये ऑपरेशन साउथ की तरफ इशारा करता है? क्योंकि अब इन्होंने कह दिया है कि हम सेंसस जो है वो मोबाइल फोन से करेंगे।
अब आपने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस तरीके से एसआईआर बिहार में की। अगर सेंसस भी अब मोबाइल फोन और ऐप से हो जाएगा तो उसके बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो जाएगी। तमिलनाडु और केरल का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको आप एक तरीके से निस्तानाबूद कर देंगे, क्योंकि तमिलनाडु अमेरिका से डायरेक्ट निवेश लाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, सारा का सारा इन लोगों की जो भी कार्रवाई है वो देश हित में नहीं है, वो व्यवस्था के हित में नहीं है। ये लोग व्यवस्था को मजबूत नहीं करना चाहते, व्यवस्था को तो तार-तार करना चाहते हैं ताकि व्यवस्था इनके अनुरूप काम करे। इलेक्शन कमीशन इनके अनुरूप काम करे, कोर्ट इनके अनुरूप काम करे, ऑडिटर जनरल इनके अनुरूप काम करे, सारी संस्थाओं का बेड़ा गर्क करें। जब संस्थाएँ मजबूत होती है तो समझो व्यवस्था मजबूत होती है। और जहाँ भ्रष्टाचार चारों तरफ चरम सीमा पे है देश के अंदर, और इ पैसा इकट्ठा कुछ खास जगह पे हो रहा है, कुछ खास लोगों को कोर्टों से भी रिलीफ मिल रहे हैं। ये सारी की सारी सिचुएशन देख के होता है, क्योंकि संविधान देश में मानवीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए है और उसको और बेहतर बनाने के लिए सरकारों का गठन होता है। एमएलए, एमपीओ का निर्वाचन किया जाता है, उनको चुना जाता है ताकि उसको इसके लिए काम करें। मगर ये सारा का सारा काम अब कुछ नहीं करे, व्यवस्थाएँ जो भी हैं जितनी, उनको धराशायी करने में, उनको मजबूत करने के बजाय, और लगातार शासन में, क्योंकि इनकी मानसिकता व्यवस्था की नहीं है, इनकी मानसिकता शासन में बने रहने की है, और शासन में कैसे बना रहा रहा जाए वो संविधान के विरोध में है। क्योंकि संविधान बनने के बाद देश में शासन नहीं, व्यवस्था का प्रोविज़न है। शासन मानसिकता है कि साम दंड भेद के ज़रिए अपना राज स्थापित करना, और जो आदमी बोले उसको राजद्रोह लगा देना, ये शासन में होता है, डेमोक्रेसी में नहीं होता। डेमोक्रेसी में तो राजधरोह नाम का या शासन धरोह नाम का कोई कानून ही नहीं होना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। आप सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी की बात करते हैं, आप भाषण कैसे देते हैं? आप किस तरह की सॉवरेनिटी करेंगे? वो सॉवरेनिटी जिसमें देश की जनता की आवाज़ ना हो, एमपीओ को सस्पेंड किया जाए, चोरी-चकारी से किसान कानून पास किए जाएँ, वो सॉवरेनिटी, वो नहीं चाहिए सॉवरेनिटी किसी को। ऐसी सॉवरेनिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है। सॉवरेनिटी वो है, देश की जनता के अनुरूप फैसला, देश की जनता में असली ताकत निहित हो। जब देश की जनता को धोखा देके, वोट चोरी करके आप सत्ता में हैं या कोई सत्ता स्थापित करता है, तो वो तो एक तरह से सॉवरेनिटी के खिलाफ खुद ही काम कर रहे हैं। ये गद्दारी है, ये तो देश के साथ। और इस गद्दारी और ऐसे गद्दार लोगों को ना पकड़ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टों की भी गद्दारी है ये। अगर देश के साथ इस तरह के लोग शासन में रहें, इस तरह की चोरी देश के लोगों के साथ हो, देश के लोगों को बोलने से डर लगने लग जाए और कोर्टें कुछ ना कर पाएँ, तो इसका मतलब कोर्टें साथ हैं, उस बुराई को बनाए रखने में, उस बुराई को बढ़ाने में। तो सारा का सारा ये जो है, और इसमें सीआईए का नाम कहाँ से लेने की ज़रूरत है? ये तो देश ही, ये देश माफ़ करने वाला है, बहुत ठंडा है, सहनशील देश है। मगर इस देश को इतना भी तंग ना किया जाए कि जब ये सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि ये देश विभाजन का दंश भी झेल चुका है। इस देश में सभी लोग इकट्ठे रहते थे, गंगा, जमुनी, अ, तहज़ीब और जी। दुनिया भर के लोग आके यहाँ बसे हैं। सब लोग एक-दूसरे को इंटरमिंगल हो गए, एक-दूसरे को आत्मसात कर लिया, एक-दूसरे से सीखे, भाषाओं में नया परिवर्तन आया। तो ये मानवता का देश है। रिलिजन एक आश्रय सतली है इंसानों के लिए, भाईचारे के लिए। सभी रिलिजन की ड्यूटी है कि भाईचारा बढ़ाया जाए, तो रिलिजनों का भी ऑडिट करने की ज़रूरत है। कौन भाईचारा बढ़ा रहा है और कौन भाईचारे को तोड़ रहा है। इसलिए अब सीआईए से ज़्यादा खतरा, अब सीआईए के भरोसे या कोई सरकार दूसरे देश तोड़ेंगे, या ये दूसरे देशों की मदद से सरकारें बनाएँ, या पैसे की मदद से सरकारें बनाएँ, या ब्यूरोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन के ज़रिए सरकारें बनाएँ, ये गुंडागर्दी करते रहेंगे, तो ये देश खुद सड़कों पे आ गए, सब कुछ बदल देगा। जी। मैं आपसे आखिरी में एक एसआईआर का एक टेक्निकल पॉइंट समझना चाहता हूँ। 12th डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने आदेश में कह दिया कि आधार शुड बी द आइडेंटिफिकेशन फॉर इंक्लूजन इन द वोटर लिस्ट, और जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं हो जाते वो होता रहेगा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर है जिसमें आधार को एक्सक्लूड किया गया था, और उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन 23, 4, 5, 6 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आधार को 12वां डॉक्यूमेंट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि वो जितने भी इलेक्टर्स जैसे कि 65 लाख वोटरों को डिलीट किया गया वो वापस अगर वो हैं तो अपना वोट का अधिकार यूज कर सकते हैं। ये जजमेंट उनका सेक्शन 23, 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 पे बेस है। सब सेक्शन 4 जो है सेक्शन 23 कहता है
explicitly mandates the ERO to accept Aadhaar as a proof of identity. Section 23 was amended as recently as in December 2021, and new subsection 4, 5, 6 were provided for acceptance of Aadhaar as proof of identity. As per subsection 6, even if any elector cannot produce Aadhaar, his name should not be deleted from the electoral roll despite the explicit provision to accept Aadhaar. Why did Gyanesh Kumar led भारत निर्वाचन आयोग एक्सक्लूड इट? तो क्या इस Yes. पर डिलिबरेशन, डज इट टेंटामाउंट टू डिसइंफॉर्मेशन, लॉ तोड़ना, लेजिटिमेट इलेक्टोरल रोल को खराब करना? क्या ज्ञानेश कुमार को रिजाइन नहीं करना चाहिए? क्या उनको जेल नहीं जाना नहीं चाहिए? नहीं, ज्ञानेश कुमार क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है। वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर है ज्ञानेश कुमार और उसके दोनों साथी। ये देश के साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ये लोग। इनका नार्को टेस्ट तो पता ही चल जाए, नार्को टेस्ट में ये भी पता चल जाएगा इनसे कॉन्स्पिरेसी कराने वाला बॉस कौन है, उनका भी नाम सामने आ जाएगा। ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, गद्दार हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, इलेक्शन मर्डरर हैं ऐसे लोग। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि प्रूफ देंगे, फलाना देंगे, आप आरोप लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। अरे ऐसी जगह पे बैठे हुए लोगों को पाक साफ होना चाहिए। ऐसी जगह बैठे हुए लोगों को देश के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। इनसे जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है, कानूनन जो इनसे उम्मीद है देश को, उस पर इनको खरा उतरना चाहिए। देश थोड़ा इनकी रक्षा करेगा। ऐसे फ्रॉड लोगों की देश क्यों मदद करेगा भाई? देश तो इनके खिलाफ बोलेगा। इनके खिलाफ तो वो आना चाहिए था पार्लियामेंट में, नो कॉन्फिडेंस इनके इम्पीचमेंट मोशन, इम्पीचमेंट मोशन आना चाहिए था इनके खिलाफ। और इम्पीचमेंट मोशन मैं तो ये कह रहा हूँ, 2-4 जज हाई कोर्ट के जिन्होंने जमानत कैंसिल की, जमानत एक्सेप्ट नहीं दी, जो लोग 5-5 साल से जेल में हैं, सरजिल इमाम और क्या नाम उसका, उमर खालिद और वो 2-4 लोग और। यस यस, हाँ, इनको भी इसी तरह से बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं उसमें। कौन सा था वो, कोरेगांव के लोग भी, भीमा कोरेगांव के लोग भी। तो 4 वो जज और 4 ये कोलिजियम के लोग जिन्होंने जस्टिस पांचोली को सुप्रीम कोर्ट में लिया है, ऐसे आदमी को 57 लोगों की को ओवरलुक करके वो 21 हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस कैसे काम करेंगे जिनके साथ इस तरह बेईमानी हुई है? तो इन चारों का के खिलाफ और 4 वो 8 जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन अपोजिशन को लाना चाहिए। इम्पीचमेंट मोशन जरूरी नहीं हो पास होगा। कई बार गलत आदमी, पार्लियामेंट के लोग ना चाहते हुए भी, पार्लियामेंट कौन सा वो है, दूध के धुले लोग बैठे हैं वहां पर। वो पार्टी के आधार पे पार्टियों के बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते हैं और अपना वो कर देते, विप जारी कर देते हैं। एक नॉनसेंस वर्ड विप, चाबुक। चाबुक मारा जाता है क्या जानवर? जानवर चाबुक से चलने वाली चीज है क्या? ये नॉनसेंस वर्ड जो पार्लियामेंट में यूज होता है, विप जारी करने का कानून इनको बंधुआ मजदूर बनाने का है। तो इन 8 के इनके खिलाफ और ये तीनों इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेके आना चाहिए अपोजिशन पार्टियों को। और ये ड्यूटी सबसे ज्यादा उसके जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, इनको करना चाहिए ये काम, ताकि वो देश के सामने ही तो बताएं हम तो सच्चाई के साथ थे और हम सच्चाई के साथ हैं। इनको करना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे तो ये भी इसमें भी कमजोर लोग हैं, काफी कमजोर लोग हैं, क्योंकि काफी भ्रष्टाचारों में सम्मिलित लोग हैं। उनको डर लगता है, वो चुप रहते हैं, वो समय पे बोलते नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टी का असली मकसद है अच्छी पॉलिसी, लोगों को मौका देना, प्लेटफॉर्म देना, चर्चा करने का देश के विषयों पे, और अच्छे बेहतर कैंडिडेट देश के सामने लाना जो कि एमएलए एमपी बन सके देश में, इवन वाइस प्रेसिडेंट बन सके। अब यहाँ पर क्या है, रबड़ स्टैंप, चमचे टाइप के लोगों को, कठपुतली लोगों को बिठाया जा रहा है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे ज्यादातर एमपी हो, चाहे एमएलए हो। ये कठपुतली के अलावा कुछ काम करते नहीं। और चमचे बहुत खतरनाक है देश के लिए। तो देश के लोगों को समझना चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टी ईमानदार लोगों को, और जिनके ऊपर केस ना हो, जिनके ऊपर केस हैं या जो ईमानदार नहीं है, ठग लोग हैं, उनको अगर कैंडिडेट बनाती हैं तो आप उस पार्टी का विरोध करिए, कोई भी पार्टी है वो। देश के लोग, युवा लोगों को, नए लोगों को मौका ही नहीं मिलता ऐसे ठग लोगों की वजह से। पहले दो नंबर में पैसा कमाते हैं, फिर पार्टियों के टिकट खरीदते हैं, फिर पार्टियों में दारू बांटते हैं, समाज को
भ्रष्टाचारी बनाते हैं। देश के बच्चे पहली बार देश के एमएलए एमपी के इलेक्शनों में दारू पीते हैं, पिलाई जाती है उनको। देश के लोगों को नशेबाज बनाते हैं लोग। तो ये सारा कुछ देखने की जरूरत। और इलेक्शन इम्पीचमेंट मोशन कमीशन ऑफ आएगा तो इंडिया देश ये अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। इसमें जो मेन पॉइंट है जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोसिक्यूशन से जो इम्यूनिटी है ये संविधान के खिलाफ है और इस पर बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट या तो ये सुप्रीम कोर्ट संविधान के संज्ञान ले। खिलाफ है। और इस मामले को कोई सुप्रीम कोर्ट में लाएगा तो इसका संज्ञान लेना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। आप कोई इसी आदमी को इतना एब्सोल्यूट नहीं बना सकते। हर चीज का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यानी कोई कानून आपने बनाया है और उस कानून का अल्टीरियर मोटिव है तो उस कानून को धराशायी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी, और इनको करना चाहिए। आप कानून तो लाना चाहते हैं 30 दिन में जो भी जेल में रहेगा, चाहे वो झूठे केस में फंसा दो। दुनिया भर के लोगों को आपने यूएपीए पीएमएलए में फंसाया हुआ, देश के बच्चों को भी फंसाया हुआ है। इतने निर्दयी लोग हैं आप। तो आप राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति अपराध है ये। और सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। और ये हमारी पुलिस का मिसयूज कर रहे हैं, हमारी एजेंसीज का मिसयूज कर रहे हैं। वो लोग नौकरी के चक्कर में, नौकर मानसिकता से ग्रस्त लोग संविधान की शपथ लेते हैं, मगर नौकर मानसिकता से ग्रस्त अच्छी पोस्टिंग के चक्कर में, ठगी ठोरी के चक्कर में, प्रमोशन के चक्कर में वो लोग झुक जाते हैं। और इनको खून मुंह लगा हुआ है शुरू से ही कि ऐसे ऐसे अफसरों को छांटो, उनसे गलत काम कराओ और फिर उनकी फाइल बनाओ और तुम अपना आजाद रहो। कुछ भी है, फंसेंगे तो वो फंसेंगे और नहीं उनसे काम लेते रहो उल्टे पुल्टे। बिल्कुल 30 दिन में लोगों को तो पीएम और सीएम से हटाने की तैयारी कर रहे थे। और इलेक्शन कमीशन जिसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, उसे चोरी चकारी से अपॉइंट करके, चोरी चकारी से करवा के आप इलेक्शन जीत रहे हैं। और उसको एब्सोल्यूट, उसको ऐसी ताकत दे रहे हैं कि चल जमूरे, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे खिलाफ कोई एफआईआर भी नहीं होगी और जो हम चाहते हैं ऐसे कर, तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता इस देश में। ये देश हमारी कठपुतली है, हम यहाँ के राजा हैं। इस तरह की नॉनसेंस चल रही है। ये कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, उसको उनको पकड़ना चाहिए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर कोई ना करे तो कोर्ट में लोगों को आना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज की ड्यूटी है। ये लीगल टीम बनाए बैठे हैं दुनिया भर की, और वकील हैं जो सरकार आने के बाद फिर वो सोचते हैं मैं जज बन जाऊं, मैं कोई सोलिसिटर बन जाऊं, अटॉर्नी बन जाऊं, सरकारी पैनल पे आ जाऊं। ये भीड़ क्या काम आएगी? इस भीड़ का सदुपयोग करना चाहिए और उन वकील साथियों को भी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में जहां भी वो जुड़े हुए हैं उसके लिए काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि इंदिरा जयसिंह जी ने कहा था कि अल्योरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स और बीच में जो टाइम फ्रेम होता है, कूल डाउन पीरियड, उसको ना अडर करना, कॉन्स्टिट्यूशन की अवमानना करना, ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के अपराध है अरे और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को। जी, आप कुछ कह रहे थे। इंदिरा जयसिंह ने भी अधूरी बात करी। मैं कहता हूं कि भाई जजों को अपॉइंटमेंट क्यों, जब उनको पूरी तनख्वाह के साथ हम रिटायर करते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट दुनिया भर की फैसिलिटी देते हैं। वो 65 साल में तो वैसे ही रिटायर होते हैं। 65 साल में तो वैसे बसक जाता आदमी, कमजोर हो जाता है। 65 साल अगर सिंसियरली काम करे तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, देश के वकीलों को ज्ञान दे और अपने इंटरव्यू दे और जागरूक करे लोगों को। उसको नौकरी की जरूरत क्या है? क्यों? बिल्कुल वहां ठीक पर है। तो यंग वकील होने चाहिए, वकीलों में से होने चाहिए। आफ्टर रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट के सारे कानून देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और देश के साथ गद्दारी है ऐसे कानून, और पार्लियामेंट इसमें दोस्ती है। इसी तरह से वकील लोग भी कुछ वकील लोग जो वकील होके भी मेंबर पार्लियामेंट बन रहे हैं अलग अलग पार्टियों से, वो भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो अपना समय कोर्टों के चक्कर में, पॉलिटिकल पार्टियां भी इसी तरह की अपॉइंटमेंट है। ये भी उतनी ही गलत अपॉइंटमेंट है जैसे जजों की अपॉइंटमेंट। इसी तरह से वकीलों को भी एमपी बनाना और वो प्रैक्टिस करते रहें। अलग अलग पार्टियों के चेहरे आप देख रहे होंगे और फिर वो एडजॉर्नमेंट लेनी पड़ती है उनको अगर पार्लियामेंट का कोई काम है तो, या वो पार्लियामेंट में नहीं जाते, देश की ड्यूटी नहीं करते। वो पेंशन भी लेते हैं, घर भी लेते हैं, सारी फैसिलिटी मिलती है उनको, मरते दम तक मिलती है। वो मर जाए तो उनकी पत्नी को भी मिलती है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे वकीलों को बाज आना चाहिए और ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को, ऐसे वकीलों को, कोई किसी वकील को एमपी नहीं बनाना चाहिए अपनी पार्टियों का। ये सारे के सारे, ये भी इनसे फ्री सेवा के चक्कर में ये सब हैंड्स इन ग्लोव चल रहा है, देश में गलत चल रहा है। वकीलों का एमपी बनना और प्रैक्टिस साथ में करना ये उतना ही गलत है जैसे रिटायरमेंट के बाद जजों का अलग अलग कमीशन ट्राइब्यूनलों में मेंबर बनना या आर्बिट्रेशन के केसों में इन्वॉल्व रहना। आर्बिट्रेशन के केस में जी, मस्त हैं बहुत सारे रिटायर्ड जज, करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, कोई देश के काम नहीं आ रहे, पेंशन देश की खा रहे हैं, देश के काम नहीं आ रहे वो लोग। बड़ी बात कही आपने
कि आपको अपना काम जो आप कर रहे हैं या जो आपका जॉब है उसको ठीक तरीके से कीजिए, उसको एल्योरमेंट या पॉलिटिकल पावर्स का इस्तेमाल गलत तरीके से मत कीजिए, कोई भी कानून हो। की प्रैक्टिस, एमएलए एमपी द्वारा कानून की प्रैक्टिस करना ये बेईमानी है, देश के साथ धोखा है, संविधान के साथ धोखा है, इस प्रोफेशन के साथ धोखा। और इसको बहुत सारे वकील तो यहाँ कहते हैं दलाली है, चेहरे पे लगा के आप मैं फलानी बीजेपी का, मैं कांग्रेस का, मैं उसका एमपी हूं, मैं फलाना एमपी हूं, ये दलालियां चल रही, ताकि वो फिर जजों को भी लगे ये एमपी ये कांग्रेस से संबंधित है, इसकी सरकार है, रिटायरमेंट के बाद कोई जुगाड़ इसी के साथ होगा, हो सकता है उससे उससे उसको रिलीफ मिल जाए जो दूसरे वकीलों को नहीं मिलता। ये गदर फंड देश में चल रहा है, इसको बंद करने की जरूरत। और इसमें सारे के सारे जो अपने आप को संविधान वेत्ता मानते हैं वो सारे लोग इसमें फ्रॉड कर रहे हैं, इसमें दोषी हैं सारे लोग, जजों की तरह। जज भी जब जीभ निकाले रहते हैं और वकील भी जीभ निकाले रहते हैं। और पॉलिटिकल पार्टियों को जब काम करना, तो जब जरूरत होती है देश को, वो दिखाई नहीं देते कोई भी कहीं भी। चेहरे पे चेहरा लगा लेते हैं लोग, एक ही चेहरे के पीछे न जाने हजारों मुखौटे कैसे छुपा लेते हैं लोग। किशोर पता कुमार नहीं का एक क्यों बड़ा इतने अच्छा मुखर्ते बनने की जरूरत है। अरे आराम से सिंपल जिंदगी जियो। साधारण होना, सिंपल होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोगों को सिंपल होने में मरते दम तक पूरा बुढ़ापा आ जाता है, सिंपल नहीं हो पाते। हिपोक्रेसी में जी रहे हैं लोग। जी। आपकी परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बलराज सिंह मलिक जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, जय हिंद। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।